नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्रचार विद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों को पहचानने, अध्ययन करने एवं समाधान खोजने के लिए प्रयुक्त अनुसंधान है। क्रियात्मक शोध विधि का लक्ष्य है परिणाम को तत्कालिक प्रयोग है। क्रियात्मक शोध का लक्ष्य किसी परिस्थिति विशेष में महसूस की जा रही समस्याओं का समाधान तार्किक आधार पर करना है या खोजना है। प्रोफेसर स्टीफन एवं कोरे के अनुसार अभ्यासकर्ता द्वारा अपने निर्णय एवं क्रियाओं का निर्देशन को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जैसे समस्या की पहचान तथा सीमांकन, समस्या के कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना की रचना, क्रियात्मक अभिकल्प का निर्माण और परिणामों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील। मूल शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अच्छी तरह से मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना पर ही है। मूल्य शिक्षा मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, मान्यताओं, गुणों, आदर्शों से संपृक्त होकर वह शैक्षिक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के बहुपक्षीय विकास करने और उन्हें आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी के भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी परियोजना विधि में। परियोजना विधि में शिक्षार्थी के भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। इसे शिक्षण अधिगम की प्रगतिशील तथा गत्यात्मक विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। परियोजना विधि के प्रवर्तक जो हैं किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक इसके प्रवर्तक हैं। इनके अनुसार जो है परियोजना एक ऐसी प्रयोजनशील क्रिया है जो तन्मयता के साथ सामाजिक पर्यावरण में क्रियान्वित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा INS चेन्नई से जो है मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसमें निहारिका जो होता है ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है। सौरमंडल का जो निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य जो है तारा ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं। इनमें जो है ग्रह होते हैं बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल आते होती हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? राइट ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी की। तो ये चंबल नदी MP यानी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर के एक महाखंड बनाती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इसे गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नीतल नारंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जौ वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो कूट सही है 9 का, इसका 2 और 3 सही है, यानी कि जैव वानिकी या पारिस्थितिक का पर्याय है, ये सही है। या प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है, ये भी सही है, जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन 2 और 3 ये वाला ऑप्शन सही है। जैव वानिकी जो है, जिसे बायोमिक्स भी कहते हैं, बायोनोमिक्स, ये 2 शब्दों से ही मिलकर बना है। बायो का तात्पर्य है जीव या जीवन, जबकि नोमिक्स का ग्रीक शब्द है नोमस से व्युत्पन्न जिसका अर्थ है नियम। तो बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम है या प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। जीवन के प्रबंधन से इसका नहीं तात्पर्य है, बल्कि
इसका तात्पर्य जीवन के नियम से है। तो बायो और नोमिस 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन नवीकरणीय संसाधन है। ए, कारण इसमें बताया गया ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, यानी वन नवीकरणीय संसाधन है, सही है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, ये भी सही है। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो वन भी एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनकी एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः वनों से दोहन किया जा सकता है। और पर्यावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करता है। वन का एक बार संपोषित करने के बाद पुनः इसका दोहन किया जा सकता है, पुनः इसको लगाया जा सकता है, इसीलिए नवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो राष्ट्रीय जो ये कूट होगा यहाँ पर 2 और 3, यानी सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छेद करना, पारिस्थितिक संतुलन को, ये गलत है, वन प्रबंधन में ये भी गलत है। तो यहाँ सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छेद करना इसी नीति का मुख्य उद्देश्य था, यानी 2 और 3 यहाँ राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15(5), यानी अनुच्छेद 15(5) में है। तो इसमें भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद है, संस्थाओं जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान भी प्राप्त सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा इसमें है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो ये केंद्रीय सरकार का मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री ये 74(1) के अनुच्छेद के अनुसार है कि सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। 74(1) के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। इसका भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का एक व्यवहारिक प्रमुख है। तो लोकसभा में जो बहुमत वाले दल होते हैं, उन्हीं के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधायिका के अधीन, यानी बी ऑप्शन। और कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है 16 का राइट ऑप्शन सी, रेशम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को उस समय इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, जिसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करना, यहाँ हस्तक्षेप पर भी रोक, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। तो यहाँ पर भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया। सरकार ने रजवाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए। तो इसमें 17 का जो राइट ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त किया गया, इसे नहीं पूरा गया, जबकि अन्य पूरा किया गया। सॉरी, ये पूरा किया गया था कि रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। निम्न आश्वासन में ये आश्वासन पूरा किया गया था। इन बाकी जितना बताया गया इसमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया था। बाकी देखा जाए ना तो यथास्थिति बनाएगी, न तो भारतीय यूरोपियन सभी में प्रजा में समान व्यवहार किया गया, भारतीय के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी नहीं आश्वासन पूरा किया गया। जिसमें बताया भी गया था कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ही था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग जो उद्घोषित किए थे, इसमें भारत में कंपनी को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा के जो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक
लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करना, एक समान सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और राज्य सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा नहीं पूरे किए जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो 18 का राइट ऑप्शन बी दादू मियाँ थे। क्वेश्चन नंबर 19, यह किसने विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो 19 का राइट ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो 20 का राइट ऑप्शन बी है भास्कराचार्य जी का। तो इनके अनुसार क्या है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थी। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात पंडित थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधित विषय पर प्रकाश डाला गया। तो इनका भास्कराचार्य जी का नहीं है, जबकि धन्वंतरी जी का है, चरक का है और सुश्रुत का है। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न थे और ये प्रकांड पंडित थे आयुर्वेद के। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना किया था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल में जो गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र थे, ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। निम्न में कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो है इस सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था? तो सितंबर 2014 में किया गया था। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का उपयोग करते हैं। तो 24 का राइट ऑप्शन ए टर्मिनल। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर जो है हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये आकार में बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं। इन्हें विशिष्ट प्रयोजन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार किया एवं प्रयोग किया जाता है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जुड़कर डाटा को अत्यधिक तीव्र गति से प्रोसेसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर, यानी 26 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। कार में लगा हुआ गति मापक एक यंत्र है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर है। वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर है। तो 27 का राइट ऑप्शन सी सीट नेम। क्वेश्चन नंबर 28, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? 28 का बी ऑप्शन यानी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, हाल में ही शुरू किए गए इसरो के नए यस नियंत्रण केंद्र NETRA का क्या कार्य है? तो यह अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल संपत्ति उपग्रह आदि की रक्षा करता है। इसका कार्य अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो की रक्षा करना है। हाल में जो शुरू किया गया है इसरो के नए SA नियंत्रण केंद्र NETRA, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है? N का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवंबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किस उद्देश्य से PNB मेटलाइफ के साथ साझेदारी किया गया है? तो 30 का ए PMJVY शुरू करने के लिए, यानी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। इसमें कहा क्या गया है कि 24 नवंबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने PNB मेटलाइफ के साथ साझेदार किया। इस साझेदारी का उद्देश्य है कि PMJVY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करना। यह सरकार द्वारा प्रायोजित समाजोन्मुख बीमा योजना है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद, नमस्कार।